Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the second episode of Tales from the Dark Multiverse, The Death of Superman। और आज के इस एपिसोड के अंदर आपके इसके टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इस डार्क मल्टीवर्स की कहानी के अंदर हम किस टॉपिक को चूज करने वाले हैं। तो आज का जो सेकंड एपिसोड है वो डेथ ऑफ सुपरमैन के रिलेटेड है। सुपरमैन के डेथ जो है कॉमिक बुक के अंदर एक ऐसा इवेंट था जो कि सिर्फ डीसी कॉमिक्स के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर सारे कॉमिक्स को जो इसने इन्फ्लुएंस करा था। क्योंकि कॉमिक्स में हम सबको पता है कि सुपर हीरोज का मरना इम्पॉसिबल सी बात होती है, लेकिन डीसी कॉमिक्स में पहली बार सुपरमैन की डेथ की गई थी और वो उस वक्त एक बहुत ही बड़ा हीरो था जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मर जाएगा। हम जानते हैं कि आगे जाके रिजरेक्शन तो हुई जाती है, लेकिन उस टाइम पे उसको मार देना ये एक बहुत ही बड़ी बात थी और उसकी मौत होती है डूम्सडे के हाथों से। और इस इवेंट की वजह से सारी की सारी कॉमिक बुक के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा और तभी से सब लोगों ने जो है अपने बड़े बड़े हीरोज़ को मारना शुरू कर दिया। और इसी के बाद से मार्वल में भी कुछ बड़े हीरोज़ मरने लगे, जैसे कैप्टन अमेरिका की डेथ होने लगी, थॉर को मार दिया गया और इस तरह के इवेंट्स होते रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो डेथ ऑफ सुपरमैन का इवेंट सिर्फ डीसी कॉमिक्स में नहीं बल्कि हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल कॉमिक बुक कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही अहम इवेंट माना जाता है। और आज हम जो है इसी इवेंट के ऊपर एक डार्क रियलिटी देखने वाले हैं कि किस तरह से इस इवेंट के हवाले से कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं उस यूनिवर्स के अंदर कि वो डार्क मल्टीवर्स का हिस्सा बन गई है। सो गाइस, आई होप कि जो लोग नए चैनल पे आए होंगे उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूँ। हमने हर संडे के लिए डीसी की सीरीज़ को चूज़ किया इस बार कि हम हर संडे डीसी की सीरीज़ के इवेंट्स को कवर करेंगे और उसके लिए टेल्स फ्रॉम द डार्क मल्टीवर्स का इवेंट मैंने चूज़ किया है, जिसके अंदर हर हफ्ते हमारे पास एक नई स्टोरी होगी और उसकी डार्क रियलिटी को हम देखेंगे। तो अगर आप इस ऑसम सीरीज़ को देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अब इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं अक्सर सोचा करता हूँ इस बात को कि मैं आज यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ। मेरा नाम टेम्पस फोगीनॉट है और मैं गार्डियन हूँ जो कि हिफाजत करता है इस यूनिवर्स की डार्क मल्टीवर्स से। मैं यहाँ सारी की सारी रियलिटीज़ के बीच में खड़ा रहता हूँ जब से मैं पैदा हूँ, जब से मेरा यही काम है। लेकिन अब मुझे जो है इस चीज़ के अंदर एक शक नज़र आता है, क्योंकि मैं लाइट को बहुत अरसे से जानता हूँ, उसकी गर्माइश वो मैं महसूस कर सकता हूँ। वो ग्लो जो है वो मल्टीवर्स के अंदर फैला हुआ है, वो हर तरफ मुझे नज़र आता है। लेकिन अब जब मैं मल्टीवर्स की तरफ देखता हूँ तो वो लाइट मुझे कम से कम नज़र आ रही है और मैं इस बात पे सोचने में मजबूर हो जाता हूँ और ख़ुद से पूछता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है इस मल्टीवर्स के अंदर जो ये इतनी ज़्यादा डार्क होते जा रही है और ये हमेशा से इस तरह से क्यों हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी इवेंट क्यों ना हो, ये इवेंचुअली जो है यूनिवर्सेस को डार्क बना रही है और ये दूसरे वर्ल्ड्स के ऊपर फीड कर रही है। ये हमारी स्टोरीज को तोड़ देती है, हमारी ट्रेजेडीज को पॉइजन कर देती है और एक डार्क मल्टीवर्स बन जाती है। और मैं इन सब चीज़ों का अब आदी हो चुका हूँ। ये चीज़ें जो है हमारे फेथ को हिला देती हैं, हमारे ऑलरेडी ब्रोकन वर्ल्ड्स को और ज़्यादा तोड़ देती हैं। और उन स्टोरीज को देखना जो कि पहले इस ट्रेजेडी के अंदर एंड हुई हों, उनको दोबारा से फॉलो करना और ज़्यादा बुरी तरीके से टूटता हुआ देखना, इसके अंदर सिर्फ डार्कनेस के अलावा कुछ और पैदा नहीं हो सकता है। ये स्टोरीज़ वो हैं जो हम जानते हैं कि बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, लेकिन ये स्टोरीज़ कुछ ग्रेटेस्ट स्टोरीज़ में से एक हैं। जब हर कोई ब्रेव हुआ करता था और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठा के उससे लड़ा करता था, एक इंसान जो कि कुछ भी हो सकता था लेकिन उसने फिर भी चूज़ करा एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और ये एक अच्छा इंसान आज अपनी फाइनल बैटल के अंदर है। इसका मुकाबला आज ऐसे शख्स से हो रहा है जिसके आगे ये नहीं टिक पाएगा और इसीलिए इस बैटल के अंदर वो शख्स गिर जाता है। हम सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद है कि वो कैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपना कुछ खो दिया है। उस दिन वो औरत उसके पास आई और वो दुआ मांग रही थी कि ये दुनिया महफूज रहे, ये दुनिया उसको बचा सके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज का दिन वो दिन था जब सुपरमैन की मौत होती है। और इस तरह हमें टेम्पस बता रहा होता है कि किस तरह से इस इवेंट के अंदर, जो कि कॉमिक बुक के अंदर एक ग्रेटेस्ट इवेंट माना जाता है, कि सुपरमैन की जो मौत है वो डूम्सडे के हाथों हो जाती है और लुइस लेन उसके पास आके उसको पकड़ के रो रही होती है। और यहीं पे टेम्पस बताता है, लेकिन आज की ये स्टोरी हमारी उस बारे में नहीं है जो कि पहले आपने सुनी है, यानी सुपरमैन। आज की स्टोरी उस वुमेन के ऊपर है जिसने उसको मरते हुए देखा, जिसकी बाहों में उसने अपना दम तोड़ा, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये वो औरत है जिसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इस दुनिया को एक तोहफा दिया गया। वो तोहफा बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इस दुनिया ने उसकी कदर नहीं करी और इसके लिए वो इस दुनिया को कभी माफ़ नहीं करने वाली। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लुइस लेन सुपरमैन को लेकर रो रही होती है, अचानक वो अपनी आंखें खोलती है और उसके दिमाग में एक ईविल आइडिया जागता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल सारे के सारी सुपर हीरो कम्युनिटी पहुँच जाती है। फ्लैश, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न और जितने भी सारे हीरोज थे उस टाइम के, वो सब वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहीं पे लुइस लेन उन सबसे बोलती है कि तुम सब ने उसको फेल कर दिया। तो बैटमैन बोलता है कि लुइस, मेरी बात ज़रा सुनने की कोशिश करो। तो बोलती है लुइस कि उसको तुम्हारी ज़रूरत थी और तुम सब यहाँ मौजूद नहीं थे, तुमने उसको अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। आखिरकार तुम सब थे कहाँ जब उसको तुम लोगों की इतनी ज़रूरत थी। और लुइस बोलती है कि उन लोगों ने मेरे सामने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस किए, मैंने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बनाई, मैंने फिर भी ना सुनी।
मैं सिर्फ अपने दिल के अंदर अपनी ही आवाज़ सुन रही थी कि किस तरह से उसको इस बात का दुख हो रहा है और अब इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और लुइस हम देखते हैं वहाँ बैठ के सुपरमैन से कहती है कि प्लीज़ वापसी लौट आओ, प्लीज़ वापसी लौट आओ जैसे तुम हमेशा लौट आते हो। लेकिन इस बार हमें पता है कि सुपरमैन वो सच में मर गया था। और इस तरह हम अगले पल शिफ्ट होते हैं सुपरमैन की फ्यूनरल के अंदर, जहाँ पे सारी की सारी जस्टिस लीग मौजूद होती है। और लुइस बताती है हमें इस कहानी के अंदर कि फिर वो दिन आया जब सुपरमैन का फ्यूनरल किया जा रहा था। और हाँ, जैसा कि तुम सब ने सोचा ही होगा, वो सब वहाँ पे मौजूद थे, वो सब वहाँ पे मौजूद थे इस वक्त, लेकिन तब नहीं जब वो वहाँ अकेला मर रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पे सबके सामने मौजूद हैं ताकि वो दिखा सकें कि उनको उसकी कितनी परवाह है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनको उसकी सच में परवाह थी, जो उससे प्यार करते थे, जो उसको चाहते थे, उनको इस सब के बीच में छोड़ दिया गया, उनको सबसे पीछे रखा गया और हमें उसका एक नज़ारा भी नहीं मिल सका। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लुइस लेन बेचारी जो होती है, जो उसकी लवर रह चुकी है, वो यहाँ पे सारी की सारी पब्लिक के बीच में दब चुकी होती है और उसको सुपरमैन दिखता तक नहीं है। मैंने सिर्फ उन गोल्डन स्टैचूज़ को देखा जो उसके लिए बनाए गए थे, मैंने उन एम्प्टी स्पीचेस को सुना जिस तरह के लूथर ने उसके लिए कही, लेकिन उन सब का कोई मकसद नहीं था, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैं उन सब चीज़ों को खामोशी से देखती रही और मैं कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हैं, मुझे इससे नफरत होना शुरू हो गई है। ये लोग ऐसे दिखावा करते हैं जैसे इन लोगों को उसकी परवाह हो। अगर उनको परवाह होती तो वो लोग उस टाइम वहाँ पे मौजूद होते जब वो मर रहा था अकेले, जब वो अकेले उस चीज़ से लड़ रहा था। और अगर हमारी तरफ से यही ट्रिब्यूट हम उसको सिर्फ दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से हम कभी उसको आज तक जान ही नहीं सके। लेकिन शायद इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ही, इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि मैं अब लोगों की आंखों में देख सकती हूँ अब वो बदल चुके हैं। शायद तुम्हारे सेक्रीफाइस की वजह से यही हो रहा है कि लोग अब तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं, तुम्हें और बेहतर जानने लगे हैं। ये सब चीज़ें कुछ हफ्तों तक ही चली और जैसे ही कुछ हफ्ते गुजर गए ये न्यूज़ पुरानी हो गई और दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले हुआ करती थी। और ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कभी तुम थे ही नहीं और ये दुनिया वापसी वैसी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम हमसे प्यार करते थे, तुम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमने आज तक इस चीज़ को समझा तक नहीं। मैंने अपने आप से ये बात कमिट कर ली कि ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे लिए इस फाइट को जारी रखूंगी और हमेशा लड़ती रहूंगी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वाकई में ये सब ख़त्म हो चुका है और ये दुनिया जीत चुकी है। मेरे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उनके खिलाफ़ खड़ी हो सकूँ, मैं उनसे लड़ सकूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास गई क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे उनसे जाके मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ उनसे मिलने के लिए गई और मैंने देखा कि तुम कहाँ पे बड़े हुए हो, तुम कहाँ पे खेलते कूदते थे, तो उस चीज़ ने मुझे दोबारा से हिट किया। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको मैं कभी लिख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट आइडिया है जो कि दुनिया की उस हिस्ट्री से आया जो कोई सोच नहीं सकता है। दो फार्मर्स जिनके पास कोई बच्चा नहीं हुआ करता था, उनको एक स्ट्रेंजर मिल गया और उन्होंने उसको इतना प्यार दिया कि वो एक सुपर हीरो बन गया। वो अगर चाहते तो उसको कुछ भी बना सकते थे, उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो जो चाहे कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको हीरो की राह पे चलना सिखाया। और वही लोग जो हैं उसकी फ्यूनरल के अंदर भी मौजूद नहीं थे, उनको इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। और तुम्हारी मॉम मैं जब उनसे मिली तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पुअर लग रही थी सुपरमैन। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोइस लेन जो है सुपरमैन की माँ से आके बात करती है और वहाँ पे वो जो है कंडोलेंस वगैरह करती है कि किस तरह से उसको दुख है और इस सब के हवाले से। और यहाँ पे लोइस और उसकी माँ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं और वो लोइस बताती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इंसिस्ट किया कि वो जो रिंग तुमने मुझे दी थी वो मैं अपने साथ ही रखूँ, जब तक मैं उसको रख सकती हूँ तब तक तो रखूँ, क्योंकि अगर तुम जिंदा होते तो तुम भी शायद यही चाहते और ये तुम्हारा ही घर है। और मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए तो आ गई, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे दूसरे घर गई जो कि तुम्हारा दूसरा घर था, ताकि तुम्हें आखिरी बार एक गुड बाय कह सकूं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और घर की नहीं बल्कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की बात कर रही होती है, जो कि दरअसल सुपरमैन का एक बेस समझ सकते, जो कि क्रिप्टॉन से उसके साथ यहाँ पे आया था। और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ खींचते हुए लेकर आई, लेकिन ये जो कुछ भी था बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं यहाँ के दुख बांटना चाहती थी, लेकिन कभी कभार मैं ये बात भूल जाती हूँ। क्लार्क, मुझे माफ़ करना कि तुम अपनी नस्ल के बिल्कुल आखिरी थे, तुम जो थे सब कुछ थे उनके लिए, मत तुम उनके लिए एक डाइंग स्टार की तरह थे, तुम एक आखिरी उम्मीद थी जो उन्होंने अपनी दुनिया से निकाल के यहाँ भेजा था। लेकिन देखो तुम हमारे पास आए और हमने तुम्हें वेस्ट कर दिया। हम जो है इस तरह की होप जो है कभी डिजर्व करते ही नहीं थे, हम तुम्हारे लिए कभी थे ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब लुइस वहाँ बैठ के सारी बातें सोच रही होती है, ये अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रही होती है, तो अचानक उसकी तरफ एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और हम देखते हैं कि एक अजीब व गरीब एनर्जी जो है वो लोइस लेन की तरफ आती है। तो लोइस पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो बोलता है कि मैं इरेडिकेटर हूँ, द प्रोटेक्टर ऑफ क्रिप्टॉन। मैं दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ ताकि मैं लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन जो कि हाउस ऑफ एल का बेटा है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं काल-एल की बॉडी को अपने साथ लेकर आया हूँ उसके मकबरे से निकाल के, और मैंने उसकी बॉडी को क्रिप्टोनियन लाइफ मैट्रिक्स के अंदर रख दिया है ताकि उसके सेल्स को री एनर्जाइज किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, अब उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो दोबारा जिंदा नहीं हो पा रहा है। और ये सब देख के तो लग रहा है कि इस बार सच में वो जा चुका है, अब कोई और रास्ता नहीं है उसको लाने का, और मैं मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो गया, मैंने इसको फेल कर दिया। तो लोइस बोलती है कि इस मिशन के अंदर सिर्फ तुम ही फेल नहीं हुए हो बल्कि हम दोनों ही फेल हो गए हैं। लेकिन वहीं पे वो चिल्लाता और बोलता है कि नहीं,
ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। ये क्रिप्टोनियन लाइफ मैट्रिक्स जो है ये मुझे जला रहा है अंदर से। ये पावर बहुत ज़्यादा है, मैं इसको इस फॉर्म के अंदर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकता हूँ, लेकिन इस तरह से मैं इसको ख़त्म भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर हमेशा एक क्रिप्टोन होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी अ क्रिप्टोन। और वहीं पे ये बात सुन के लोइस लेन की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस्तेमाल करो। तुम्हारी फिजियोलॉजी जो है वो उसकी कंपेटेबल नहीं है। ये सिर्फ क्रिप्टोनियन डीएनए के साथ ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं सारी की सारी एनर्जी। अगर तुम्हारे साथ कर दी तो तुम मर सकती हो। तो वो बोलती है कि देखो, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और मैं जानती हूँ कि रिस्क बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्ति है जो तुम्हारी बॉडी इस वक्त जो है कंट्रोल नहीं कर सकती और ये वेस्ट हो जाएगी। प्लीज़ तुम उसके लिए मेरी बॉडी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। तो वहीं पे एरेडिकेटर पूछता है, तो क्या वाकई में तुम इस बात की ख्वाहिश रखती हो कि जो बैटल उसने छोड़ दी है तुम उसको कैरी ऑन कर पाओगी? तो लोइस यहाँ पे रोते हुए बोलती है कि नहीं, मैं उस बैटल को कैरी ऑन नहीं बल्कि उस बैटल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। और एरेडिकेटर बोलता है कि फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और एरेडिकेटर हम देखते हैं कि वहाँ पे लोइस लेन का हाथ पकड़ता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी एक्सप्लोड कर देता है उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि उस फोर्ट्रेस के अंदर एक जोरदार धमाका होता है जिसका असर बहुत दूर तक होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उस फोर्ट्रेस के अंदर से एक चीज़ उड़ते हुए आसमान की तरफ आती है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लोइस लेन होती है, जिसका कॉस्ट्यूम अब ब्लैक हो चुका है और वो सुपरमैन का फटा हुआ केप अपने ऊपर लगा लेती है। और इसकी आंखें देख के आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी ज़्यादा ईविल नज़र आ रही है हमें। और वो बोलती है कि क्लार्क, तुम्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब ये सब कुछ कर लूँगी, मैं इसको संभाल लूँगी, मैं इस दुनिया को अब एक बेहतर जगह बना के ही रहूँगी और इस दुनिया को मैं वैसा बनाऊँगी जैसा ये लोग डिज़र्व करते हैं। तो मुझे जल्द से जल्द काम पे लग जाना चाहिए। और वैसे भी मेरी तो आदत थी शुरू से ही कि मैं सच्चाई का पीछा करती थी और उसको खोद के निकाल ही लेती थी, लेकिन अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्तियाँ आ चुकी थी कि मैं हर एक चीज़ को देख सकती थी। वो सब कुछ मेरे सामने था और मुझे तब जाके ये बात रियलाइज़ हुई कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि तुम जो चाहे वो कर सकते थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन तुमने फिर भी नहीं किया। मैंने उन बड़ी बड़ी जंगों को ख़त्म कर दिया। तुम जो थे अपनी ज़िंदगी भर बैंक रॉबर्स को रोकते रहे, लेकिन मैंने बैंक्स को ही रोक दिया। मैंने बड़ी बड़ी जंगें ख़त्म कर दी और सारे के सारे प्रिजनर्स को फ्री कर दिया। मैंने जो है लोगों की भूख मिटा दी और जिन लोगों ने सामान रखा हुआ था भूख का अपने पास जमा करके, मैंने उनको पनिश किया। मैंने उनके सारे के सारे वेपन्स को क्रश कर दिया और साथ ही साथ उनको भी जो वो वेपन्स बनाया करते थे। मैंने करप्ट को ढूंढा और उनकी सज़ा तक उनको पहुंचाया। और मैं यहाँ पे रुकी नहीं, मैं इस तरह और अपने काम करती रही। लेकिन जितना ज़्यादा मैं अपने काम करती रही, जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ती रही, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता रहा और मैं उसको सोचने से हट नहीं पा रही थी। और वो सवाल था ये कि आखिरकार जब तुम्हारे पास ये शक्तियाँ थी तो तुमने ये सब क्यों नहीं करा क्लार्क? तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ थी कि तुम दुनिया भर की स्क्रीमिंग सुन सकते थे, तुमने इसको आखिरकार इग्नोर कैसे कर दिया? इतनी ज़्यादा मौतें, इतनी ज़्यादा दर्दनाक वाक़ये, तुमने सबको इग्नोर कैसे कर दिया? तुम अब तक खामोश कैसे बैठे रहे? तुम आखिरकार अपनी ज़िंदगी इस तरह से कैसे गुजारते रहे सबको इग्नोर करते हुए? क्योंकि मेरे सामने ये सारी चीज़ों की आवाज़ हैं और मैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम इन सब चीज़ों से डरते थे या फिर तुम हम सबको कभी सच में बचाना ही नहीं चाहते थे? मैंने हर एक डेथ को देखा और उसके पीछे का रीज़न भी निकाला कि उसकी पीछे की वजह कौन है। और तभी उस मोमेंट मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा अलग थे और मैं वो गलती नहीं करूँगी जो तुम कभी करते आ रहे थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली लुइस के पास अब इतनी ज़्यादा पावर आ गई है सुपरमैन की, क्या वो सुपरमैन को गलत समझ रही है? क्योंकि उसके मुताबिक सुपरमैन के पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो दुनिया को जो है नचा सकता था, उसको बिल्कुल ठीक कर सकता था। लेकिन सुपरमैन ने एक इंसान का रूप इख्तियार करा और वो काम ना करे जिसके ज़रिए वो उनके ऊपर हुकूमत कर सके। और यही बात थी जो कि सुपरमैन को एक अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन लुइस लेन अब जब उसके पास ये पावर आई है तो वो उल्टा सुपरमैन को समझ रही है कि वो कमज़ोर था, वो डरता था। और इस तरह हम देखते हैं कि लुइस लेन यहाँ से पहुँचती है लेक्स लूथर के पास और बोलती है कि वेल, तुम्हारा ग्रीव करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। तो बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ लेक्स, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने क्या किया है। तो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम थोड़ा स्पेसिफिक होकर मुझे बताना पसंद करोगी? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, बिजनेस वगैरह संभालना, वेपन्स को सेफ रखना, ये सब चीज़ें आसान नहीं है। और बहुत ज़्यादा बीमार लोगों के लिए वैक्सीन क्रिएट करना, ये सारा काम बहुत ज़्यादा मुझे बिजी रखता है। और क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी पड़ती है। और वह यहाँ पे अपनी कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन उसकी सारी की सारी कहानियाँ लुइस चुपचाप सुन रही होती है। और अगली बार हम देखते हैं कि लुइस उसको पकड़ती है गले से और मारते हुए बिल्डिंग से बाहर ले आती है कि वो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क कैंट था। और इस तरह हम देखते हैं कि लुइस अपने साथ लेग्स को लेकर स्पेस में चली जाती है और इतनी स्पीड से मूव कर रही होती है कि उसके चारों तरफ आग लग जाती है। और क्योंकि उसको तो कुछ होना नहीं था, लेकिन लेग्स जो उसके हाथों में होता है वो स्पेस के अंदर आते ही उस आग से जलता है और अगले पल एक राख बन जाता है। और वहीं पे लुइस देखती है उसकी राख की तरफ और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझे कुछ ना कुछ फील ज़रूर होना चाहिए था, मुझे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन देखो अब मुझे बुरा नहीं लग रहा है
क्योंकि अभी भी दुनिया के अंदर बहुत कुछ है जिसको मुझे सुधारना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। मैंने लेक्स कॉर्प की हर एक चीज़ को जो है जला के राख कर दिया, लीग ऑफ शेडोज़ को मैंने ख़त्म कर दिया। और मैं यहाँ रुकी नहीं, बल्कि मैं उन किलर्स के पीछे भी गई जिन्होंने लोगों की हत्याएं करी हैं। मैंने रास उल गुल को जला के राख कर दिया, विक्टर, ज़ेस, एरीज, ब्लैक एडम, डेड स्ट्रोक, पैरासाइट, इन सब का काम तमाम कर दिया। और ये किलर्स अब समझ गए थे और इसलिए ये डर के मारे इन्होंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि अब वो टाइम खत्म हो चुका है जब वो किसी को मारते रहे और हम जस्टिस का इंतजार करें, क्योंकि मैं अब उनके लिए जस्टिस बन चुकी थी। और मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस दुनिया के अंदर हमने ऐसे कानून ही क्यों रखे हुए थे कि जस्टिस हमेशा फेल हो जाए, और इसके जरिए हम सब फेल हो रहे थे। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ मैं ही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस के अंदर से निकल के जोकर भाग रहा होता है, और वो जब भागते हुए जा ही रहा होता है उसके सामने लुइस अपनी स्पीड से सामने आ जाती है। और हम देखते हैं कि लुइस यहाँ पे ना उससे कोई बात करती है, ना ही उसको कोई वार्निंग देती है, बल्कि अपनी जो है लेजर बीम से उसको जला के राख कर देती है। और पीछे से बैटमैन आता और बोलता है कि लुइस, व्हाट हैव यू डन, ये तुम कर क्या रही हो? तो लुइस बोलती है कि मैं सिर्फ वही कर रही हूँ बैटमैन जो तुम्हें काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। क्या और तुम जानते हो कि तुम्हारे ऐसा ना करने की वजह से कितने मासूम लोग मारे गए हैं? तो बैटमैन बोलता है कि लुइस, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पे कुछ हदें हैं जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। तो लुइस बोलती है कि नहीं, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी ये बकवास सुन के थक चुकी हूँ, ये चीज़ें कभी काम नहीं करती हैं, इन्होंने कभी काम करना ही नहीं है। तुम लोगों के साथ हमेशा से यही मसला है, तुम लोग अपने रूल्स को फॉलो करते हो इतने सालों से, और इतने सालों से देखो कि मासूम लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, और तुम्हारी नज़र में सिर्फ एक गेम है। तुम उसका पीछा करते हो, उसको पकड़ते हो और वो फिर छुट के भाग जाता है, और तुम्हें नज़र नहीं आता कि ये चीज़ें कितनी पैथेटिक हैं। तुम सिर्फ एक फेलियर हो और कुछ भी नहीं मेरी नज़र में। तो बैटमैन बोलता है कि वाकई में क्या क्लार्क कैंट यानी सुपरमैन उसने भी यही सब करा, तो क्या वो भी फेलियर है तुम्हारी नज़र के अंदर? तो लुइस बोलती है कि वो अब मर चुका है, और कहती है कि अगर वो मर चुका है तो फिर इनको भी जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए, इनको भी मरना ही होगा, और सुपरमैन की मौत जो है वो ऐसी ही बेकार नहीं जाएगी। तो बैटमैन बोलता है कि उसकी मौत तो तुम पहले ही बेकार कर चुकी हो ये हरकतें करके। और ये बात सुन के लुइस लेन को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो बैटमैन को एक जोरदार पंच मारती है, और बैटमैन एक ही पंच में काफ़ी दूर जाके गिरता है। कि बैटमैन समझ जाता है कि अब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के क्रिप्टोनाइट का जो है पीस निकालता है। लेकिन लुइस आगे उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि नहीं, कोशिश भी नहीं करना। क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज तक जब भी वो तुमसे लड़ा है वो कभी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ा है? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट करे, बैटमैन वहाँ पे एक टेजर निकाल के उसको जोरदार शॉक देता है और वो पीछे जाके गिरती है। और वो लुइस बोलती है कि वो हमेशा तुम पे रहम खाता था, वो तुम पे तरस खाता था, और सुपरमैन मुझसे ये बात हमेशा शेयर किया करता था। और हम देखते हैं कि फ्लैशबैक के अंदर सुपरमैन बता रहा होता है कि लुइस, मैं उसको रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, वो बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, और मैं उसको इस तरह से नहीं रोक सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली सुपरमैन आज तक जो बैटमैन से लड़ता आ रहा था वो अपने दिल से कभी भी नहीं लड़ता था, इसी वजह से वो उसको कभी हरा नहीं पाया। लेकिन वहीं पे बैटमैन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी कहना है कहो, लेकिन मैं कभी नहीं रुकने वाला। तो लुइस बोलती है कि मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि तुम कभी नहीं रुकोगे, और इसीलिए अब मैं भी नहीं रुकूंगी। और इससे हम देखते हैं कि बैटमैन लुइस की तरफ आता है और लुइस अपनी आंखों से बीम चमकाती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है, और आप समझ सकते हैं कि उस धमाके के अंदर वहाँ पे लुइस लेन बैटमैन की जान ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। और वहीं पे लुइस स्पेस के अंदर जाती है और सोचती है और बोलती है कि हाँ, अब मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, सारी की सारी सच्चाई। और ये सच्चाई इतनी ज़्यादा डराती है कि कोई सच को सुनना नहीं चाहता है, लेकिन सच यही है कि अब उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कभी बचना ही नहीं चाहते इन सब चीज़ों से। और आज तुम्हारी मौत के बाद पहली बार मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पे नहीं हो मौजूद, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अगर तुम होते तो तुम कभी भी खुश नहीं होते, और इसीलिए मुझे खुशी है कि तुम आज यहाँ पे नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लुइस लेन अब और ज़्यादा इविल होना शुरू हो गई, और उसके दिमाग में अजीब और गरीब प्लान्स वो और ज़्यादा आते जा रहे हैं। और इस तरह वो बताती है कि मैं अब दुनिया बनाने जा रही हूँ, और उस तरह से जिस तरह से तुम कभी नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कुछ इम्पोस्टर्स आ गए जिन्होंने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करी, जैसे सुपर बॉय और स्टील। लेकिन वो क्लोन से ज़्यादा कुछ और नहीं थे, और मेरे लिए ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी। मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मतलब मुझे सिर्फ एक ही शख्स से था जो कि तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा था कि वही असली सुपरमैन है। तो दरअसल आपको पता होगा कि कॉमिक के अंदर डेथ ऑफ सुपरमैन हुई थी, तो उसके बाद एक इवेंट हुआ था रेन ऑफ सुपरमैन, जिसमें अलग अलग सुपरमैन की जगह जो है लोग आ गए थे और ये क्लेम कर रहे थे कि हम सुपरमैन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जिसमें से एक साइबॉर्ग था जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, एक सुपर बॉय था जिसको लेक्स लूथर ने ऐसा क्लोन बनाया था सुपरमैन का, और एक स्टील था जो कि एक तरह का आर्मर्ड आदमी था जिसने अपने आप को सुपरमैन बना लिया था, क्योंकि सुपरमैन के जाने के बाद कॉमिक में बहुत ज़्यादा सुपरमैन बनाए गए थे। लेकिन इसी बीच लुइस बोलती है कि मेरा मुकाबला आज किसी और से नहीं बल्कि उससे है जो कि क्लेम कर रहा है कि वो असली सुपरमैन है, यानी कि द साइबॉर्ग। और वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग लुइस, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है? तो लुइस बोलती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम वो नहीं हो। तो बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक पूरी कहानी है जो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो उस कहानी के लिए लुइस, तुम वो सुनना नहीं चाहोगी। तो वहीं पे लुइस बोलती है कि मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ कि उस सिंबल को उतार दो, वो तुम डिजर्व नहीं करते हो। तो साइबॉर्ग बोलता है कि हाँ,
मेरा भी तुमसे कुछ ऐसा ही कहना है कि तुम उसको उतार दो, तुम भी डिजर्व नहीं करती हो। और साइबॉर्ग बोलता है कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि हम दोनों ही डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों के हाथों में ब्लड लगा हुआ है मिस लेन। लेकिन कम से कम मैं इस बारे में सच तो बोल रहा हूँ, मैं अपना गुनाह तो कबूल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कोई उसकी लेगेसी को ऑनर करने के लिए नहीं आया हूँ तुम्हारी तरह, मैं उसकी लेगेसी को यहाँ पे जलाने के लिए आया हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि साइबॉर्ग जो है वहाँ पे अपने अजीबोगरीब पार्ट्स अपने से कनेक्ट करता है और एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर बन जाता है, और वो वहाँ पे लुइस को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं इस सब की शुरुआत करूँगा मेट्रोपोलिस के साथ, इसको ख़त्म करके। तुम इस दुनिया को बदलना चाहती थी लुइस, लेकिन तुम इसके लिए काफ़ी नहीं हो, और अब तो वो भी जा चुका है तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के, तो तुम करोगी तो क्या करोगी। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टील और सुपर बॉय पहुंचते हैं उससे मुकाबला करने के लिए, और वहीं पे स्टील बोलता है कि गेट हिम किड, छोड़ना नहीं इसको, और लुइस मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। तो लुइस बोलती है कि नहीं रुक जाओ, मेरी मदद नहीं करो, उसकी मदद करो। तो वहीं पे वो बोलता है कि मैं असली वाले सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो, और अपने ऊपर मेरा वक्त बर्बाद ना करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपने आधी साइड से एक ऐसी लेज़र मारता है जिससे सुपर बॉय उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो वहाँ पे जल के गिर जाता है। और स्टील चिल्लाता है कि किड मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो उसके पास भी आता है और बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन, एक आम सा इंसान जिसने एक मेटल सूट पहना हुआ है, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे। और वो उसकी वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत करता है, उसका पूरा सूट वो क्रश कर देता है। तो लोइस बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और ये सब देख के उसके अंदर एक जोश आता है और वो उसके सारे के सारे टेंटिकल से छुटती है और अपनी लेज़र बीम को जो है फुल उसके ऊपर मारना शुरू करती है, और वो काफ़ी दूर जाके उड़ता है इससे। और लोइस उसके पीछे आती है उस बिल्डिंग के अंदर ताकि उससे मुकाबला कर सके, और यहाँ पे दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है। और वो बोलती कि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक उससे लड़ पाऊंगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके बीच मैं ये नहीं जानती कि कितने लोग मारे जाएंगे, लेकिन मुझे इसको लड़ना ही होगा, मैं रुक नहीं सकती हूँ और उसको मुझे रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ज़्यादा मैटर और कुछ नहीं करता इस वक्त। लेकिन जब मैं यहाँ पे लड़ रही थी सारी की सारी भगदड़ के अंदर मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ ऐसी थी जो कि मेरे अंदर एक उम्मीद जगा रही थी और लोगों को कह रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और दरअसल हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वो इवेंट हो रहा है जब सुपरमैन रिटर्न होता है अपने ब्लैक सूट के अंदर, और वो बोलता है कि इट्स ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि असली यानी सुपरमैन क्लार्क केंट जो होता है वो यहाँ पे वापसी लौट कर आ गया है। और वो लुइस बोलती है कि मैं नहीं जानती कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि ये सच में तुम ही हो क्लार्क, लेकिन तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इतने ज़्यादा कमज़ोर जितना तुम पहले कभी नहीं हुआ करते थे। लेकिन देखो हमें तुम्हारी इस वक्त भी ज़रूरत थी और तुम हमारे लिए लौट कर आए, तुम हमेशा ही लौट कर आते हो क्लार्क, लेकिन इतने सालों में पहली बार तुम लौट कर आए हो, और मुझे ये देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, कम से कम इस तरह से तो नहीं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और हम देखते हैं कि लुइस यहाँ पे अब सुपरमैन को देख के खुश नहीं हो रही है, और उससे आके मिलती है और पूछती है कि तुम आखिरकार ये सब कैसे हुआ है। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता था, इरेडिकेटर ने अपना काम करा और मुझे लाइफ मैट्रिक्स के अंदर प्लेस तो कर दिया था, लेकिन शायद उसके हिसाब से उसने जितना प्लान करा था मैं उसके बाद ही वापसी आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे लेट उसके अंदर प्लेस करा था, इसलिए मेरे हीलिंग को ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन देखो अब आखिरकार मैं वापसी लौट ही आया हूँ, देखो अब मैं लौट आया और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई सुपरमैन की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और डर रहा होता है कि ये सब लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं, और ये मेरी तरफ नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ये तुमसे डर क्यों रहे हैं लुइस। तो वहाँ पे लुइस बोलती है कि देखो क्लार्क मैं तुम्हें समझाती हूँ तो मेरी बात सुनोगे। लेकिन क्लार्क बोलता है कि लुइस मुझे ये बताओ कि ये लोग तुमसे डर क्यों रहे हैं। लेकिन इससे पहले लुइस और क्लार्क कुछ बात कर पाएं, पीछे से आवाज़ आती है कि वाओ, ऑनेस्टली मुझे तो उसके ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा है कि लोगों को 2 बार मरना इतना ज़्यादा पसंद है कि वो वापसी लौट आए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मशीन जो इस्तेमाल करता है और सुपरमैन को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट मारता है, और लुइस चिल्लाती है कि नहीं। और हम देखते हैं वो लुइस उसकी तरफ भागते हुए जाती है और बोलती है कि नहीं अब मैं दोबारा उसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इन सबके बीच एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है जो कि उस साइबॉर्ग ने किया होता है, और बोलती है कि मेरे अंदर जो कुछ भी ह्यूमन बचा था वही मुझे मदद दे रहा था आज ये सब सर्वाइव करने में। और वो अगले बार चिल्लाते हुए जाती है कि क्लार्क क्लार्क क्या तुम ठीक हो, मैं तुमसे एक बार फिर दोबारा उसी सिचुएशन में आ गई जहाँ पहले थी, मैंने आज फिर तुम्हें थामा, मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर देखा, लेकिन इस बार जब वो मुझे देख रहे थे तो मुझे प्यार से नहीं बल्कि टेरर की नज़रों से देख रहे थे, तुम्हारी आंखें मुझे देख के डर रही थीं, वो ये चीज़ देख के डर गई थी कि मैं क्या बन चुकी हूँ। और वहीं पर लुइस बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ होल्ड ऑन, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक कर दूंगी, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी, तुम प्लीज़ वापसी लौट आओ। और वहीं पर लुइस बोलती है कि तुम वापसी लौट कर आए, तुमने मुझे एक आखिरी उम्मीद की किरण दी, तुमने एक चमत्कार मुझे दिया, लेकिन मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे माफ़ कर देना क्लार्क, लेकिन ये दुनिया कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं, और मैं अब वो दुनिया बनाऊंगी जो कि इस सब को डिजर्व कर सके। और इस तरह हम देखते हैं कि ये लुइस जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा इवेल हो चुकी थी, अब दोबारा सुपरमैन के मरने के बाद अब ये और ज़्यादा इवेल हो गई है, और इसने ये कसम खा ली है कि अब इस पूरी दुनिया को वो बर्बाद करके रख देगी। और वहीं पे टेम्पस बताता है कि लुइस लेन ने सच्चाई के अंदर विश्वास किया, लेकिन उसकी सच्चाई जो थी वो वेंजेंस से भर चुकी थी, और वेंजेंस किसी ट्रूथ को नहीं जानता है, वो सिर्फ एक डार्कनेस है। और अब लुइस लेन जो थी वो इरेडिकेटर बन चुकी थी, और वो इस डार्क मल्टीवर्स का
एक अवेंजिंग एंजल बन के रह गई और कुछ भी नहीं। वो सच्चाई के लिए लड़ रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो हार चुकी है। इतना ज़्यादा हार चुकी है कि अब उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं जानता कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क क्यों है, लेकिन शायद ये हमारे लिए एक लेसन है। हमें उन लोगों को देख के कुछ सबक सीखना चाहिए जो इस डार्कनेस का शिकार हुए हैं। हमें उन पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि जो आज उनके साथ हो रहा है इसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है और हम भी उनकी जगह अगले हो सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें उस लाइट को सपोर्ट करना चाहिए जब तक वो लाइट हमारे पास मौजूद है। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है, जो कि आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने जो है सुपरमैन के डेथ के हवाले से कहानी देखी, जो कि बिल्कुल ही एक ऐसी कहानी थी जो आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि ये थी लुइस लेन के नज़रिए से कि जब सुपरमैन मर जाता है तो नॉर्मल दुनिया के अंदर लुइस लेन जो है अपने कामों में लग जाती है और वो सब भूल जाती है, और जब सुपरमैन वापसी आता है तो वो उसे जाके गले लग जाती है। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। इस लुइस लेन को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि जब सुपरमैन लड़ रहा था तो वो अकेला था और पूरी की पूरी जस्टिस लीग गायब थी, और जब वो मर गया तो उसके बाद सब आए, और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा चुभती रही और उसने सोच लिया कि ये दुनिया उसको डिजर्व नहीं करती है। और इरेडिकेटर की पावर्स की वजह से वो एक नई सुपरमैन बन गई और उसने वो काम किए जो क्लार्क कभी भी नहीं करता। और एक यही वजह थी कि जब क्लार्क वापसी लौट कर भी आ गया तो उसको देख के वो डर चुका था, क्योंकि क्लार्क समझ गया था कि ये उस रास्ते पे इसने चलना शुरू कर दिया जिस पे क्लार्क कभी नहीं चलना चाहता था, क्योंकि क्लार्क के पास तो ये शक्तियाँ बचपन से ही मौजूद थी जो लुइस को अभी अभी मिली हैं। वो चाहता था ये बहुत पहले बन सकता था, इसीलिए उसको अंदाज़ा था कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक एक औरत बन चुकी है और वापसी का इसका कोई रास्ता नहीं है। और इसी बीच हमने देखा कि सुपरमैन की दोबारा मौत भी हो जाती है, और यही चीज़ लुइस लेन को और पागल कर देती है। लेकिन इसका पागलपन अब इतना हो चुका है कि इनकी यूनिवर्स वो एक डार्कनेस का हिस्सा बन चुकी है और वो डार्क मल्टीवर्स में चली गई है। तो इसी तरह टेम्पस हमें बता रहा है अपनी और डार्क मल्टीवर्स की कहानियाँ, और अभी हमारे पास इस तरह की 3 एपिसोड्स और बाकी हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट एपिसोड ग्रीन लैंटर्न की एक स्टोरी आर्क के ऊपर होने वाला है, जो कि ब्लैकेस्ट नाइट के नाम से, और वो एक ही बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आर्क है जिसको हम एक डार्क तरीके से देखने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो पिछली वीडियो की तरह इसके ऊपर भी हम एक लाइक टारगेट सेट करते हैं जो कि 550 लाइक्स का होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस वीडियो की तरह आप लोग इसके भी लाइक्स कंप्लीट कर देंगे। और जहाँ जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के ऑसम कंटेंट को फॉलो करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।